आज हम लोग पार्ट थर्ड की बात करेंगे। पार्ट वन में 20 क्वेश्चन, पार्ट टू में 20 क्वेश्चन, टोटल हमारा 40 क्वेश्चन हो चुका है। पार्ट थर्ड में हम लोग करेंगे। यदि पार्ट वन में यदि किसी भी टॉपिक में से मिस क्वेश्चन है, चाहे बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी या बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिससे भी मिस्टेक है, जिससे भी क्वेश्चन नहीं है, वो आप कमेंट में बता दें। हम उसके अगला वीडियो में उससे ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन का, क्योंकि एक बार एम्स का भी वैकेंसी निकल चुका है, सीएसएफ का भी निकल चुका है, तो हम लोग को तैयारी अच्छे से करना है ताकि कहीं ना कहीं मेरी सेटल हम लोग हो जाए, कहीं ना कहीं हम लोग फिक्स हो जाए। क्योंकि ऐसे एग्जाम मौका बार बार नहीं आता है, चाहे सीएसएफ हो, एम्स हो, बार बार नहीं देता है, क्योंकि पैसे थोड़े मोड़े तो एम्स में ज़्यादा लगते हैं। 3000 रुपये वैकेंसी के है, इसमें 600-700 रुपये का वैकेंसी है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन का देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, द एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन ब्लड बैंक इज, यानी जो हमारा एंटीकोगुलेंट होता है, वो जो ब्लड बैंक में जो बैग हम लोग यूज करते हैं, उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पहला है एडीटीए, दूसरा है सीपीडीए 1, तीसरा हेपेरिन ऑक्सलेट। एडीटीए हम लोग जानते हैं कि वाइल में होता है, जिसमें हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं टेस्ट करने के लिए। और सीपीडीए 1 अभी स्किप करते हैं। हेपेरिन हमारे बॉडी में रहता है, जो हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। और ऑक्सोलेट ऑक्सोलेट तो कोई एंटीकोगुलेंट है। तो बचा मेरे पास सीपीडीए 1। तो आने की जो ब्लड बैंक में जो बैग में यूज होता है, वो सीपीडीए 1 होता है। उसमें वहां पे सेगम बैग भी यूज होता है, लेकिन वो नेगेटिव ग्रुप या तो बहुत जगह कलेक्शन सेगम बैग लेता है, क्योंकि उससे थोड़ा एक्सपायरी डेट 7 दिन बढ़ जाता है। तो वो होता है सीपीडीए 1। तो सीपीडीए 1 का क्या होता है? सीपीडीए 1 होता है सैचुरेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन प्रिजर्व ब्लड ड्यूरिंग स्टोरेज। यानी ये सीपीडीए 1 है, ये बना ही है उसी के लिए, ताकि ब्लड को हम लोग स्टोर करके रख सके, उसे जिस तरह स्लाइव है उस तरह स्टोर करके रख सके, ताकि वो खराब ना हो, हेमोलाइज ना हो, चाहे किसी प्रकार का उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। अब दूसरा क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी काउज स्कर्वी, यानी कौन सी ऐसे विटामिन की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है हमारे बॉडी में। तो विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी हमारे बॉडी में होती है। और स्कर्वी होता है रिजल्ट फ्रॉम ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की कमी। जब हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो स्कर्वी बीमारी होते हैं। यदि कभी पूछे कि विटामिन सी के कमी से कौन सी बीमारी होते हैं, तो स्कर्वी होता है। और स्कर्वी कौन सी विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी। तीसरा क्वेश्चन है, द आरएच फैक्टर वाज डिस्कवर बाय, यानी उस टाइम तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी, लेकिन आरएच फैक्टर का खोज की, क्योंकि हर विज्ञानी अलग अलग खोज किए थे। जो वो ग्रुप खोज किए थे कि हमारे बॉडी में ये ग्रुप होता है, लेकिन वो आरएच फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव की खोज नहीं किए थे। तो इसमें पूछा गया कि आरएच फैक्टर का डिस्कवर यानी खोज कौन किया था। तो कार्ल लैंडस्टीनर एंड अलेक्जेंडर विनर, यानी दो वैज्ञानिक ने मिलकर किया था, यानी दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था आरएच फैक्टर की खोज। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर का अलेक्जेंडर विनर और कार्ल लैंडस्टीनर दोनों ने मिलकर ही खोज किया था। दिस गिवन द आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम 1940 में, यानी 1940 में ये हमारा डिस्कवर हुआ था कि 1940 में हमारा ये खोज किया था। 90 में हमारा ब्लड ग्रुप का खोज हुआ था और 1940 में हमारा आरएच फैक्टर का खोज हुआ था, यानी हमारा बॉडी में पॉजिटिव या नेगेटिव क्या ग्रुप है वो खोज हुआ था। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल, यानी कौन सा ऑर्गन हमारे बॉडी में बाइल से बनाता है, यानी उत्पन्न करता है, बनाता है, या फिर निर्माण का काम करता है। तो इनमें है पैनक्रियाज, स्प्लीन, लीवर, किडनी। तो इसका राइट आंसर होगा लीवर। लीवर जो होता है, जो हमारे बॉडी में बाइल्स का जो होता है कि एड इन फेड डाइजेशन, डाइजेशन का काम करने का जो बाइल होता है, उनको प्रोड्यूस निर्माण करने का काम करता है। कौन करता है? तो लीवर करता है। पांचवा क्वेश्चन है, ब्लीडिंग टाइम मैनुअली असिस्ट, यानी जो ब्लीडिंग टाइम है वो मैनुअली किस पे डिपेंड होता है? आरबीसी फंक्शन पे, प्लेटलेट फंक्शन पे, लीवर फंक्शन पे, किडनी फंक्शन पे। तो आरबीसी फंक्शन हम लोग पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। पहले इसके क्वेश्चन में आरबीसी का काम होता है कि आयरन आयरन उसमें होता है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, कि यानी वहां से लंग्स टू सेल टिश्यू ऑर्गेन में ले जाने का काम ये करता है आरबीसी। ठीक है। प्लेटलेट का फंक्शन होता है ब्लीडिंग मैंने असिस्ट करने का काम होता है। लीवर का काम हम लोग फिल्ट्रेशन का काम करता है। किडनी भी फिल्ट्रेशन का काम ही करता है। तो इसमें प्लेटलेट जो फंक्शन होता है, ब्लीडिंग टाइम, एजुलेट प्लेटलेट एक्टिविटी एंड कैपिलरी इटर्निटी, यानी जो प्लेटलेट होता है वो हम प्लेटलेट के कारण हमें पता चलता है कि हमारी ब्लीडिंग टाइम कितना है,
ब्लीडिंग कम है या ज़्यादा है, क्योंकि उसी का काम होता है ब्लीडिंग को रोकथाम करने का काम जो होता है वो प्लेटलेट काम होता है। उसी से हमें पता चलता है कि कितने देर तक हमारे बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है, कितने देर में नहीं हो रही है। छठा क्वेश्चन है विच पैरासाइट काउज एम्बोबोसिस, यानी जो पैरासाइट है कौन सी ऐसी पैरासाइट है जो काउज एम्बोबियस करती है। तो कौन ऐसी पैरासाइट है? सेटिटियल एम्बिया, एनाटोमेटा हेस्टोमिया, प्लाज्मोडियम हैवेक्स, लिस्मान डेनोबी। तो इसका राइट आंसर होगा एंटोम्यूबा हेस्टोलाइटिका, यानी ये एम्बोमेटा हेस्टोलिका है, वो पैरासाइट कोच एम्बोबियस करता है, यानी पैरासाइट का वो कारक होता है। किस कारण होता है? तो उसके कारण होता है। इसमें एक एम्बोमेटेड एस्टे काउच बाय एम्बोटिजेस हेस्टोलिटिका। सातवां क्वेश्चन है द नॉर्मल क्लोटिंग टाइम इज अप्रोक्सीमेटली, यानी अनुमान लगाते हैं कि हमारा क्लोटिंग टाइम कितना होता है। 1 से 2 मिनट, 3 से 8 मिनट, 15 से 20 मिनट, 30 से 40। क्लोटिंग टाइम है कि हमारा ब्लड कितने देर में क्लॉट हो जा रहा है। यानी हम कहीं कट लगते हैं या कहीं सिंजरी होती है या सर्जरी होती है या कट लगते हैं या चोट लगता है, एक्सीडेंट हो, किसी भी कारण से चोट उठ लगता है, तो वहां पे कितने देर में ब्लड अपना थक्का जमा लेता है। अब इसमें पहला है कि 1 से 2 मिनट, तीसरा है 3 से 8 मिनट, 15 से 20 मिनट, 30 से 40 मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा यानी 3 से 8 मिनट, यानी 1 से 2 मिनट में भी ब्लीडिंग में क्लॉट नहीं होना चाहिए। और 3 से 8 मिनट इसका नॉर्मल होता है, कहीं 2 से 6 होता है, कहीं 3 से 7 होता है, कहीं 3 से 8 होता है। तो ये यदि कहीं आपका 2 से 6 भी लिखा हुआ तो वो राइट आंसर होगा, 3 से 7 लिखा है तो भी वो राइट आंसर होगा, 1 से 2 नहीं होगा, 3 से 8, यानी 15 से 20 मिनट में हम किसी को अप्रॉक्स हम लोग अनुमान लगाएं कि किसी को हम कट लगाते हैं और 15 से 20 मिनट तक उनका ब्लड थक्का जमता ही नहीं है, तो वो तो तब तक तो बहता ही रहेगा, क्योंकि यदि ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है तो क्लॉटिंग टाइम भी ज़्यादा रहेगा। तो ये दोनों अप्रोच दोनों बोले तो एक दूसरे का जुड़वा भाई जैसा होता है, क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, तो इसमें जो होता है नॉर्मल क्लोटिंग टाइम वेरियस विथ मेथड बाय ए जनरली 3 से 8 मिनट होता है। इनकी 3 से 8 मिनट प्रोसेस होता है कि 3 से 8 मिनट में वो ब्लड को थक्का जमा देता है ताकि हमारे बॉडी का ज़्यादा ब्लड नुकसान ना हो। विच ब्लड कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन एंड हार्मोन, कौन सा ऐसा ब्लड कंपोनेंट है जो न्यूट्रिशन और हार्मोन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ले आने का काम कौन करता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, डब्ल्यूबीसी तो वो तो एक बोले तो फाइटर है, आर्मी हमारे बॉडी के लिए, वो भी किसी भी वायरस से लड़ने का काम करता है। प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर है, यानी क्लॉटिंग करने का काम करता है, कभी भी जहीं कट उठ जाते हैं तो क्लॉटिंग करने का काम करता है। प्लाज्मा जो होता है वो हमारे बॉडी में कैरी करता है न्यूट्रिशन, हार्मोन, प्रोटीन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, जितना भी सारी चीज हमारे बॉडी में होते हैं वो जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो प्लाज्मा काम करता है। विच ऑर्गन इज नाउ एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, पहले भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ये दोबारा आ गया। तो विच ऑर्गन इज नाउ एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ कहा जाता है? तो ये तो स्प्लीन है। द कैजुएटी ऑर्गेनिज्म ऑफ डायप्थीरिया इज, जो हमारा कॉजुएटी ऑर्गेनिज्म होता है उसका डायप्थीरिया का काउजेट ऑर्गेनिज्म कौन होता है? डायप्थीरिया का काउजेटिक ऑर्गेनिज्म कौन होता है? क्लोड्रियम टेटाइनी, क्रोनेना बैक्टीरियम डायफ्रेडिट, स्टेरोकोकस प्रेनिसिस, स्टेफिलोकोकस ऑरेनस। तो इसका राइट आंसर होगा कोरिएनेटिरियम डायफ्रेटाई। ठीक है, यानी ये जो है ये काउज होता है, किनका होता है? डायप्थीरिया का ये काउज होता है, उसका कारक होता है, उसके कारण होता है। ये हमारा बैनर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ब्लड बैंकिंग का हम एक बुक हम लोग जारी किया है, जिसको लेना है वो परचेज कर सकते हैं, हम लिंक डाल देंगे उसमें, वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर हम कमेंट कर सकते हैं, आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे वहाँ से। 169 में आपका सारा इसमें कवर किया होता है, फंडामेंटल बेसिक हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एडवांस हेमेटोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, स्पेशल सारे ब्लड बैंकिंग के जितने भी प्रोसेस है, सारे कंपोनेंट्स अपने क्रॉस मैच, आरएच फैक्टर, सारे चीज इसमें कवर किए हुए हैं। 41 है विच ब्लड सेल इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, यानी ये जो हमारा कौन सा ऐसा ब्लड है जिसके बढ़ जाने से हमें एलर्जिक रिएक्शन होता है। हमारे बॉडी में भी बहुत सारे को एलर्जिक का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें कौन सा सेल हमारा बढ़ जाता है? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, स्नोफिल, प्लेटलेट। तो हमारे बॉडी में स्नोफिल बढ़ जाने के बॉडी में हमारे बॉडी में इस एलर्जिक रिएक्शन होता है, एलर्जी होता है, यानी किसी चीज से एलर्जी होने लगता है हम लोग को, तो वो होता है स्नोफिल के कारण। स्नोफिल हमारा बढ़ जाता है
तो उससे होता है। ये कॉमनली एसोसिएटेड विद एलर्जिक एंड पैरासाइट इन्फेक्शन है, एलर्जिक एंड पैरासाइट इन्फेक्शन है यदि इस्नोफिल बढ़ता है तो। द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी का बेसिक यूनिट क्या है? किडनी को हम लोग की बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरॉन, निफ्रॉन, एल्विस, हेपाटोकाइट। तो इसका नेफ्रॉन है। किडनी का बेसिक यूनिट होता है निफ्रॉन। निफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन फॉर्मेशन। यानी ये जो होता है निफ्रॉन जो होता है यूरिन बनाने का काम करता है किडनी में हमारा, ताकि उस हमारे जो भी हम लोग पानी पीते हैं या जो भी हम लोग ड्रिंकिंग लेते हैं उससे वेस्ट करने का, वेस्ट प्रोडक्ट बनाने का काम था, यानी जो भी बचता है वेस्ट वो यूरिन को कन्वर्ट में करके हमारे टॉयलेट के रूप में बाहर निकलते हैं। तो उसे वो काम करता है नेफ्रॉन करता है। वो भी कहाँ से करके करता है? किडनी में रह के करता है। विच टेस्ट मेजर एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर द प्रीवियस 2-3 मंथ। यानी ऐसा कौन सा टेस्ट हम लोग मेजर करते हैं जो ग्लूकोज को 2 से 3 महीने में हुए हैं, नहीं हुए हैं, या 2-3 महीने में ग्लूकोज कितना था, बढ़ाता है घटाता है, ऐसा कौन सा टेस्ट करते हैं? ESR, विडाल टेस्ट, HbA1c या BT। तो इसका राइट आंसर होगा HbA1c जो हमारा टेस्ट ऐसा है। इस टेस्ट को करने से हमें पता चलता है कि 2 से 3 महीने हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा था, घटा था या कंट्रोल था। HbA1c रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल एंड इन विच द डायबिटिक मॉनिटरिंग। यानी ये लॉन्ग टर्म यानी 2 से 3 महीने पीछे का भी ये बता सकता है, मॉनिटरिंग कर सकता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या था। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टेलाइज कल्चर मीडिया इन द लेबोरेटरी। यानी कि लेबोरेटरी में हमारे कौन सा ऐसा कल्चर मीडिया इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं स्टेलाइज के लिए? ठीक है, तो इंक्यूबेटर, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, सेंट्रीफ्यूज। तो इनका राइट आंसर होगा ऑटोक्लेव। ए जो होता है वो हम लोग स्टाई मटेरियल यानी यूजिंग अंडर प्रेशर 180 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं 15 PSI पर और 15 मिनट के लिए होता है। इससे एक क्वेश्चन है, इससे 4 क्वेश्चन भी बन सकता है। हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं तो कितने डिग्री पे करते हैं? तो 121 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। कितने PSI पे करते हैं? 15 PSI। कितने मिनट के लिए करते हैं? तो 15 मिनट के लिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग ऐसा कौन सा ऐसा हम लोग कल्चर मीडिया लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं 121 डिग्री पर हम लोग करते हैं और 15 मिनट के लिए करते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव होता है कि जो भी रिएक्शन या जो भी ब्लड या जो भी स्टेलाइज होती हैं, जो भी हम यूज करते हैं, चाहे वो सीजर हो या कुछ भी ब्लड बैग हो, वायल हो, कुछ भी हो, तो उसे हम लोग इंक्यूबेट करने का काम करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ऑटोक्लेव में, ताकि उसमें जो भी रिएक्शन या जो भी डर होता है हम लोग को फैलने के लिए, कुछ भी होने के लिए, वायरस या रिएक्शन रिफ्लेक्शन होने के, वो सारे खत्म हो जाते हैं उससे। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिक इज बेस्ड ऑन। जो ग्राम स्टेनिक का होता है वो कौन सा प्रिंसिपल है, इनका कैच करने का क्या बेस है? तो सेल का साइज वो बताता है, सेल वास कंपोजिशन करता है, शेप ऑफ बैक्टीरिया का बताता है, या मोटेबिलिटी बताता है वो। तो उसका आंसर होगा सेल वाल कंपोजिशन। यानी जो भी सेल वाल होता है उसको कंपोजिशन करके बताता है कि उनका सेल वाल कैसा है, नहीं है, ये सारे बताता है हमको ग्राम स्टेनिंग में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन क्रिस्टल वायलेट ड्यू टू देयर थिक पिपिटियल सेल वाल। यानी उनका सेल वाल का कलर चेंज कर देता है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो ग्राम स्टेनिंग में वो काम करता है, क्या करता है? सेल वाल कंपोजिशन, यानी सेल वाल में जो भी उनका कलर होता है वो चेंज कर देता है, ताकि हमें पता चल सके नेगेटिव है या पॉजिटिव है। विच बैक्टीरिया काउज टेटनस। यानी किस बैक्टीरिया के कारण टेटनस होता है? तो क्लॉस्ट्रोडियम टेटानी, कुरीबैक्टीरियम डायफिट्री, बैकोलस एंथ्रेकेसिस, सैल्मोनेला टाइफी। तो इनका राइट होगा क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी। इसके कारण हमारे बॉडी में टेटनस का होता है, इन बैक्टीरिया के आने के कारण हमारे बॉडी में टेटनस का होता है। ठीक है। टेटनस इज द काउज बाय द टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी। और टेटनस हम लोग को इंजेक्शन भी हम लोग लेते हैं, टेटनस का बहुत सारे लेते हैं। तो वो होता है कि टेटनस काउच होता है टॉक्सिन प्रोडक्शन के कारण होता है, जो भी टॉक्सिन प्रोडक्ट होता है, जो भी उनके कट जाने, उनके लग जाने के कारण, जो भी क्लोजमेटिया टेटानी होते हैं उनके कारण होता है। ठीक है। द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम क्या होता है? हमारे बॉडी में जो ब्लीडिंग टाइम है, कितना देर तक कहीं भी कट जाने से ब्लीडिंग टाइम है, तो वो नॉर्मल क्या होता है? 2 से 7 मिनट होता है। ब्लीडिंग टाइम इवोलेट प्लेटेड फंक्शन एंड वो भी प्लेटेड फंक्शन पर ही काम करता है। ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम भी प्लेटेड फंक्शन पर काम करता है। दोनों किस पे काम करता है? प्लेटेड फंक्शन पर ही काम करता है। प्लेटेड के कारण ही ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम हमें पता चलता है कितना है, नहीं है। विच ब्लड सेल इन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग।
ऐसा कौन सा सेल है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ब्लड क्लॉटिंग करने में? तो वो होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट ही ब्लड को क्लॉटिंग करने में, ब्लीडिंग को रोकने में, थक्का जमाने में, सारे फंक्शन काम काम कौन करता है? प्लेटलेट। प्लेटलेट का हमारे बॉडी में सबसे अहम तरीका है, सबसे अहम भूमिका है। यदि हम कहीं कट भी जाते हैं, सर्जरी हो रहा है, कुछ हो रहा है, चोट हो जाए, तो वहाँ सबसे अहम ज़्यादा भूमिका रहेगा प्लेटलेट। और जो व्हाइट का जो मत थक्का जहाँ ब्लीडिंग कट जाते हैं या कट जाते हैं, वहाँ पे देखिएगा बाद में एक व्हाइट जैसा परत हो जाता है, जमता है, तो वही होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट अपना जाल वहाँ बिछाना शुरू करता है ताकि ब्लड को वो रोक सके, ब्लीडिंग होने बहने से रोक सके, वहाँ क्लॉट कर देता है। विच डिजीज इज काउज बाय हेपेटाइटिक बी वायरस? यानी हेपेटाइटिक बी वायरस होता है, उसके कमी से कौन से बीमारी होता है, उसके कारण कौन सी बीमारी होता है? जॉन्डिस, टाइफाइड, कोलेरिया, मलेरिया। तो इनका राइट आंसर होगा जॉन्डिस। जॉन्डिस हमारे बॉडी में हेपेटाइटिक बी वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिक बी होने के कारण हमारे बॉडी में जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस होता है किसके? बिलिरुबिन के बढ़ने के कारण हमारे बॉडी में जॉन्डिस होता है। ठीक है, यदि यहाँ पे बोले कि किसके बढ़ने के कारण हमारे बॉडी में जॉन्डिस होता है, तो बिलिरुबिन। और किस डिजीज, जॉन्डिस किस डिजीज के कारण होता है? हेपेटाइटिक बी वायरस। द लार्जेस्ट लिम्फोड ऑर्गन इन द बॉडी इज? जो हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट लिम्फोड ऑर्गन कौन होता है? थाइमस, टॉन्सिल, स्प्लेन, लिम्फ नोड। तो इनका राइट आंसर होगा स्प्लेन। यानी हमारे बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट लिम्फोड ऑर्गन होता है वो होता है स्प्लीन। जो सारे जो भी सेल होते हैं, आरबीसी जो भी सेल होते हैं या मर गए हैं या उनकी एज खत्म हो गई, तो उनको डिकम्पोजिशन करने का काम जो करता है, हमारे बॉडी में खात्मा करने का काम, जो कब्रिस्तान करने का, जो सफाया करने का काम करता है, वो स्प्लीन करता है। वो सबसे बड़ा यही होता है। द स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन एंड द फिल्टर ब्लड। यानी ये ब्लड को फिल्टर करना, जो मरा है, जो जिनका एज खत्म हो गया, जो सेल को, वो अपने जगह खींच के ले आता है और उनका फिल्ट्रेशन करने का काम करता है।